So we'll discuss about treatment of goodwill in case of any change in partnership. Any change means any reconstitution, whether it is change in ratio or it is admission or it is retirement or death. The treatment of goodwill is same for all the situations. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही रहता है। मैं जो अभी बात करूंगा गुडविल की तो वो एक कॉमन ट्रीटमेंट बताऊंगा चाहे जैसी सिचुएशन हो। गुडविल के बारे में अब तक पिछले डिस्कशन में हमने जो बात रखी थी कि गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन होती है जिसको अर्न किया है उन लोगों ने जो फर्म को अब तक चला रहे थे। जो फर्म को अब तक चला रहे थे उनको हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। तो जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने गुडविल अर्न की है। अब कोई नया पार्टनर आ जाता है तो वो एक तो एसेट में हिस्सा लेता है, तो एसेट में हिस्सा लेता है इसलिए तो हम उससे कहते हैं कि कैपिटल लाओ हमें, और क्योंकि वो आने वाले जो फ्यूचर के हमारे प्रॉफिट्स होंगे उनमें भी हिस्सा लेगा तो हम कहेंगे कि जो प्रॉफिट है वो तो रिजल्ट है गुडविल का। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ गुडविल। किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, गुडविल कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुडविल। तो इसलिए जो पुराने पार्टनर है वो कहते हैं कि भाई हमने जो गुडविल अर्न की है, हमने अपने बिजनेस की जो रेपुटेशन बनाई है उसके लिए तुम हमें पैसा दो। एक तरह से हम गुडविल आपको सेल कर रहे हैं और आप हमारी गुडविल परचेज कर रहे हो। तो अब ये तो बात रही कॉमन एडमिशन के समय की। मान लो एडमिशन नहीं भी हो रहा है, अगर केवल चेंज इन रेशो है और उस चेंज इन रेशो में एक किसी पार्टनर का जो रेशो है वो पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है उसका प्रॉफिट में रेशो। पहले वो कुछ कम लेता था, अब वो जो प्रॉफिट लेगा आने वाले सालों में वो कुछ ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब वो भी उतनी गुडविल खरीद रहा है जितना उसका शेयर बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जिनके हिस्सों में कमी होती है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने हिस्से की उतनी गुडविल बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं यानी कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल में कुछ पैसा बढ़ा दिया जाएगा इस गुडविल के नाम पे, और जो खरीद रहा है यानी कि जो गेन कर रहा है उनकी कैपिटल से कुछ पैसा घटा दिया जाएगा। इसको हम इन एंट्रीज में देखेंगे। हम सपोज करते हैं कि कोई नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उससे कहते हैं कि गुडविल के लिए भी आप पैसा लेकर आओ। वो अगर पैसा लेके आता है, कैश लेके आता है, तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर के आ रहा है। इसके बाद वो जो प्रीमियम लेके आया है गुडविल के लिए, क्योंकि इस प्रीमियम पे जो हक होता है वो उन पार्टनर्स का होता है जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सारे के सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। केवल उन्हीं पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे केवल पुट करता हूँ थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए। मान लो एक नया पार्टनर आ रहा है और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से की जो गुडविल बन रही है वो 10,000 बन रही है। उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके हिस्से की गुडविल 10,000 है, इसलिए आप 10,000 लेके आओ। जो पार्टनर नया आ रहा है वो 10,000 लेके आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम लाया किसके लिए है, पुराने पार्टनर्स के लिए। तो देखो कैश तो बिजनेस में ही रह गया, कैश आने के बाद कहीं नहीं गया, केवल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और बाद में ये चला जाएगा उन लोगों के पास जो लोग इसके हकदार थे। तो अगर मान लो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मान लो केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा 10,000 ए को मिल जाएगा। अगर ए और बी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ए और बी दोनों को 5,000 और 5,000 मिल जाएगा अगर वो इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर वो इक्वल सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं तो जिस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशो में ये पैसा बांट दिया जाएगा। मान लो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2 में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की सिचुएशन जो होती है उनसे पता चलता है। अगर ये 3:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये 10,000 रुपया उनको 3:2 में ही मिलेगा, तब 6,000 ए को मिल जाएगा और 4,000 बी को मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैश में लेके नहीं आता है, एक कैश में लेके नहीं आता, वो कहता है कि मैं कैश नहीं ला सकता, तो या वो कहता है कि मैं पूरा कैश नहीं ला सकता, कुछ कम लाऊंगा। जैसे पिछले एग्जांपल में मान लो वो 10 की जगह वो कहता है कि मैं 10,000 लाने में असमर्थ हूं गुडविल के लिए, मैं अभी 6,000 ले आता हूं, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं 6,000 ले आओ।
तो एक तरीका होता है कि कैश अकाउंट डेबिट हम 6000 लिख देंगे, और जो वो नहीं ला रहा है वो कितने नहीं ला रहा है, 4000। लेकिन जान लो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पैसा छोड़ने वाले नहीं है, इसके हिस्से की गुडविल 10,000 है तो पूरा 10 ही लेके रहेंगे, क्योंकि हिसाब होता है। तो जितना ला रहा है वो कैश लिख देंगे, और जो नहीं ला रहा वो उसकी कैपिटल अकाउंट से या उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे हम। इससे क्या है कि फर्म का उस पर उधार हो जाएगा 4000 रुपया, और हमारा हिसाब सीधा हो गया कि हमने उससे 10,000 वसूल लिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे ये दरअसल प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, इस एंट्री को मैं करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे ठीक नहीं है ये। प्रीमियम फॉर गुडविल इस पैसे को नहीं लिखते, जितना वो कैश लाता है उतना ही प्रीमियम लिखते हैं। इसको मैं 1 सेकंड में अभी यहाँ पे करेक्ट कर ही देता हूं पहले ही। जितना वो कैश लाएगा उतना क्या आएगा, बाकी जो अमाउंट है वो अलग से रिकॉर्ड होगी। जितना कैश लेके आएगा कैश अकाउंट डेबिट, वो यहाँ पे आ जाएगा 6000, और ये यहाँ पे नहीं आएगा। 6000 जितना कैश ला रहा है वो आ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको 6000 लिख देंगे। जो जितना वो नहीं ला रहा है उतना उसकी कैपिटल से ले लिया जाएगा, और हम यहाँ पे जब नीचे एंट्री करेंगे तो इस तरीके से एंट्री बनेगी इसकी कि जितना वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट जो नहीं ला रहा था वो उसकी कैपिटल से ले लेंगे हम, और जो प्रीमियम वो लेके आया था 6000 वो प्रीमियम से ले लेंगे, और अल्टीमेटली जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं उनको 10,000 ही मिलेंगे। अब ये 10,000 अगर अकेला पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था तो अकेले को मिल जाएंगे, और 2 कर रहे थे तो 2 के बीच में बांट दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि ये अपने 10,000 पूरे लेके रहेंगे। इवन मान लो ऐसा होता कि ये 1 भी रुपया नहीं लाता, अगर ये 1 भी रुपया कैश नहीं लाता, तो हम इसके इस करंट अकाउंट से, यहाँ पे फिर प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं आता, हम इसी से पूरे के पूरे 10,000 चार्ज कर लेते इसके कैपिटल या करंट अकाउंट से। एक तरह से इस पे उधार हो जाता 10,000 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जानकारी यहाँ पे होना महत्वपूर्ण है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। दरअसल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इसके अनुसार परचेज्ड गुडविल मे बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स एंड शोन एज एन एसेट। जो परचेज्ड गुडविल है वो बुक्स में दिखाई जा सकती है एक एसेट की तरह। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट एक्वायर्ड फॉर इन द बुक्स एंड शोन एज एन एसेट। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट नहीं करना है और बुक्स में नहीं दिखाना है। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या होती है और कब होती है? जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो कैश में पेमेंट करता है। जब कैश में पेमेंट बाकी एसेट की करता है तो वो गुडविल की भी कैश में पेमेंट करता है। तो जब इस तरीके से गुडविल खरीदी जाती है, गुडविल कभी अकेली नहीं खरीदी जा सकती है, जब कोई बिजनेस खरीदता है तभी उसके साथ गुडविल आ जाती है। जैसे मान लो एक बिजनेस का जो वैल्यूएशन किया हमने वो 8 लाख था और हमारा जो सौदा तय हुआ वो 10 लाख में तय हुआ, तो इसका मतलब जो 2 लाख रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं वो गुडविल के लिए दे रहे हैं, और इस जगह पे ये गुडविल परचेज हो जाएगी 2 लाख की। तो अगर गुडविल परचेज है तभी बुक्स में दिखाई जाती है। अदरवाइज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है कि जब हम कोई बिजनेस परचेज नहीं करते, कोई पेमेंट नहीं करते, या तो चेंज इन रेशियो में, या एडमिशन के समय पे, या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय पे, या डेथ के समय पे हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। केवल जब हम इस तरीके से गुडविल वैल्यूएशन करते हैं तो वो परचेज गुडविल नहीं है, वो हमारी वैल्यू की गई गुडविल है, और ऐसी गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाना है। इसलिए हम इस गुडविल को बुक्स में नहीं लिखते, बल्कि इसकी जगह केवल एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब चाहे कोई केस चेंज इन रेशियो का है, चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे एडमिशन का है, चाहे डेथ का है, जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो सभी पार्टनर ये सोचते हैं कि हमारी जो एसेट और लायबिलिटीज हैं
क्योंकि वो तो कॉस्ट बेसिस पे बुक्स में लिखी हुई हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारे जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की जो कीमत है, ये कीमत तो इनकी पुरानी कीमतें हैं और आज के समय में हो सकता है ये कीमतें बदल चुकी हों, तो हो सकता है इनकी कीमतें बढ़ गई हो सकता है इनकी कीमतें गिर गई हों। तो अब सभी पार्टनर ये चाहते हैं कि जस्टिफाइड ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो। जैसे जो नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको ये चिंता रहती है कि ये अपनी एसेट्स की बढ़ी हुई कीमतें मुझसे चार्ज ना कर लें, और जो पार्टनर पुराने रहते हैं उनको चिंता ये रहती है कि अगर हमारी एसेट्स की कीमत बढ़ गई है तो उसका बेनिफिट इसको ना मिले, क्योंकि ये तो हमारा बेनिफिट है। पुराने समय में कोई एसेट हमने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये तो पुराने समय में हमने खरीदी थी, तो इसका क्रेडिट आज तक हमें मिलना चाहिए। इस काम के लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से सभी एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करता है, फिर से वैल्यू करता है। मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की, तो जब तक हम ही पार्टनर थे जिन्होंने वो बिल्डिंग खरीदी थी तो हमने 50 लाख की दिखा रखी थी बुक्स में, कोई बात नहीं है। लेकिन एक पार्टनर नया आ रहा है तो हम कहेंगे कि आज तो इस बिल्डिंग की कीमत भाई 2 करोड़ रुपए हो चुकी है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू हम 2 करोड़ लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो रीवैल्यू करेंगे उसको, और इसलिए 50 लाख से 2 करोड़ जितनी कीमत बढ़ गई है यानी कि प्रॉफिट हो गया, उसको ए और बी जो पुराने पार्टनर से आपस में बांट लेंगे। तो ये तो रही एक एसेट की बात, लेकिन वास्तव में कोई एक एसेट नहीं रहती है। बिजनेस के पास ढेर सारी एसेट और ढेर सारी लायबिलिटीज होती हैं। मल्टीपल एसेट्स एंड मल्टीपल लायबिलिटीज द बिजनेस हैज। तो इसके लिए अब वो क्या करता है, सबको रिवैल्यू करता है, और सबको रिवैल्यू करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए नॉमिनल का रूल इसमें लगता है। बेनिफिट होगा तो क्रेडिट करते हैं और लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। लॉस कब होगा, जब कोई एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो लॉस होगा, और कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो भी लॉस होगा। एसेट डिक्रीज होने का मतलब है कि कोई एसेट हमारी बुक्स में 20,000 की थी, लेकिन अब उसको रिवैल्यू हमने कराया तो पता चला इसकी वैल्यू तो 10,000 ही बची है, तो 10,000 कम हो गई इसकी कीमत। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे टू एसेट का नाम लिख देंगे और यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी की कीमत बढ़ गई है, जैसे मान लो हमने हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो 10,000 के थे, लेकिन जब रिवैल्यू कराए तो पता चला कि इन क्रेडिटर्स ने ब्याज भी लगा दिया, क्योंकि हमने इनको कुछ पैसा दिया नहीं है अभी तक जो दे देना चाहिए था, तो उनका ब्याज मिला करके हमने फिर से रीअसेस किया लायबिलिटी को। या अन्य भी कारण होते हैं, ये खाली मैंने एक एग्जांपल दिया। हमने जब रीअसेस किया इस लायबिलिटी को तो पता चला ये तो 12,000 की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई और ये भी हमें लॉस हो गया 2,000 का। ठीक उसी टाइप से जो एसेट है उनकी कीमत इंक्रीज हो सकती है पहले से ज्यादा, वो बेनिफिट होता है हमारे लिए, और जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज भी हो सकती हैं कभी कभी। जो हमने लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई थी, हमने बिल्स पेबल माने हुए थे 15,000 के हैं, लेकिन पता चला कुछ बिल्स पेबल ऐसे हैं कि जिनकी अब जरूरत ही नहीं है पेमेंट करने की, कोई कारण ऐसा रहा अब जरूरत नहीं है उनमें से 2,000 के बिल्स को पे करने की या लायबिलिटी को पे करने की, तो वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिट हो गया और यहाँ पे आ जाता है। इससे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन का तो हम डेबिट का टोटल करते हैं, जैसे P&L बनाते हैं हम उसी तरीके से, और ये हमारे लिए क्या है, लॉस हो जाता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है, और अगर लॉस होता है तो पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में चार्ज कर लिया जाता है। तो ये तरीका होता है इसको ट्रीट करने का। इसके बाद है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब रूल लगभग सेम रहेंगे। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो फर्म छोड़ के जाता है, पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि अब जो पार्टनर रह गए हैं वो बिजनेस चलाएंगे। हो सकता है वो चलाएं या हो सकता है वो बिजनेस को समाप्त कर दें तो फर्म भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट या डेथ में, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस आगे जारी रहा, चलता रहा। जब बिजनेस चलता रहेगा तो कुछ पार्टनर रह जाएंगे, और जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई है या जिसकी डेथ हो गई है वो अब पार्टनर नहीं रहेगा। तो इस नए माहौल में जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर है, जो रिटायर हो चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है, मृत साझेदार, उसके अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। अकाउंट को सेटल करने का मतलब है कि उसकी जो अमाउंट है वो फाइंड आउट की जाएगी कि भी उसकी कितनी कैपिटल थी, और उसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी कर दी जाएगी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम देखते हैं कि उसकी आज तक की कैपिटल कितनी थी हमारे बॉक्स में। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर जो क्लोजिंग डेट है, मान लो 31 मार्च हमारे अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट है,
अगर उस क्लोजिंग डेट के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर उसकी डेथ होती है, रिटायर होता है, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दौरान, अकाउंटिंग ईयर के दौरान अगर डेथ होती है या वो रिटायर होता है, तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट्स अभी नहीं बने हैं और ये हमारे पास जो बैलेंस है उसकी कैपिटल का वो 31 मार्च का है। तो उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने जितने भी होंगे, अगर उस संस्था में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन है, प्रावधान है, तो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, यहाँ पे लिख जाएगा। इसके अलावा अगर संस्था के पास कुछ रिजर्व हैं, यानी कि पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो उन पुराने प्रॉफिट्स में से भी इसको हिस्सा मिलेगा, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा। अगर कोई पुराना प्रॉफिट है फर्म के पास तो उसमें से भी इसको हिस्सा मिलेगा। अगर रिवॉल्यूशन बनाने पे प्रॉफिट आता है तो उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है, अन्य कोई भी कारण ऐसा बनता है जिसकी वजह से इसको कुछ पेमेंट मिलना है, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अगर घटित होती है जिसमें इसका ड्यूज निकल रहा है जाने वाले पार्टनर का, तो उस कारण का नाम लिख करके यहाँ पे उसकी कैपिटल में ये पैसा बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से उसकी टोटल कैपिटल बढ़ चुकी होती है। ऑल दीज आइटम्स आर टू बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर टू हिज कैपिटल। इसके अलावा अब ऐसे कौन से अमाउंट हैं जो उसकी कैपिटल में से काटे जाते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि आपका इतना पैसा बढ़ करके हो चुका है, लेकिन कुछ ड्यूज भी हो सकते हैं उसके खिलाफ। जैसे मान लो उसने कोई ड्राइंग कर रखे थे तो हम घटा लेंगे उसकी कैपिटल से। अगर उन ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट बनता है वो भी घटा लेंगे हम। अगर मान लो प्रॉफिट या लॉस में अकाउंट में कोई लॉस है, पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस, जो लॉस हमको हुआ था लेकिन हमने उसको तब चार्ज नहीं किया था, तो अब क्योंकि ये जा रहा है तो हम कहेंगे कब चार्ज करेंगे इसको हम, तो उसकी कैपिटल से घटा लेंगे। इसके अलावा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट दरअसल एसेट होते ही नहीं है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो अभी तक बुक्स में चार्ज नहीं हुए हैं, मतलब जिनको P&L के डेबिट में नहीं दिखाया गया था, इस कारण से ये बैलेंस शीट के एसेट में दिखे हुए हैं, जबकि ये एसेट ना होकर के खर्चे हैं। तो अब इस खर्चे में से क्योंकि ये तो चला जाएगा, इसलिए इसका हिस्सा इसकी कैपिटल से हम चार्ज कर लेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट का हिस्सा उसको दे रहे हैं उसका, तो ठीक वैसे ही ये भी एक लॉस होता है, इसका हिस्सा हम उससे चार्ज कर लेंगे। इसके बाद इसके अलावा अन्य कोई भी ड्यूज अगर ऐसा है किसी भी कारण से जो हमें चार्ज करना है जाने वाले पार्टनर से, तो उसका कारण लिख करके वो भी इससे चार्ज कर लिया जाता है और इस तरीके से फाइनल अमाउंट निकाल ली जाती है। फाइनल अमाउंट इसकी जो भी बनेगी उसको पे करना होता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो हम उसको सीधे पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कैश या बैंक अकाउंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है तो हम उसको कैश या बैंक अकाउंट लिख देंगे और पे कर देंगे। अगर मान लो हम डिसीजन ये लेते हैं कि उसको कैश नहीं देना है अभी, तो कैश नहीं देना है तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश की जगह, और ऐसा करने से उसका लोन अकाउंट में ये पैसा उसकी कैपिटल का ट्रांसफर हो जाता है और हमारे ऊपर उसका पैसा हो जाता है अब लोन। अगर ये केस डिसीज्ड पार्टनर का है जिसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे टू कैश नहीं लिखते हैं कभी भी इस अकाउंट में, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स, यानी कि जो मृत साझेदार है उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारियों के खाते में ये फंड ट्रांसफर करते हैं और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं और उसमें इसको पे करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे एडमिशन में था वैसे ही यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है तो जो रिटायर या डेथ होता है तो वो तो अपना हिस्सा छोड़ के चला जाता है, तो वो तो सैक्रिफाइस कर गया, अपना सारा शेयर छोड़ गया, और जो बाकी पार्टनर रह गए, जो बाकी पार्टनर रह जाएंगे अब रिमेनिंग पार्टनर, वो इसके हिस्से को अपने प्रॉफिट्स में मिलाएंगे। अगर ये इसका सारा हिस्सा कोई एक पार्टनर ले लेगा तो एक ही गेन कर रहा है, और अगर एक से ज्यादा पार्टनर 2 या 3 मिलकर के ले रहे हैं तो वो सारे के सारे गेन कर रहे हैं। जितना जितना गेन कर रहे हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो उसका गेनिंग रेशियो कहलाता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। वह रेशियो जिसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने डिसीज्ड या रिटायर्ड पार्टनर के प्रॉफिट को लिया है आपस में, उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, क्योंकि नया ज्यादा है उनका इसलिए न्यू में से ओल्ड घटाते हैं। इसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लॉजिक अभी डिस्कस किया था, क्यों करते हैं, बनाते हैं इसको। रिटायरमेंट और डेथ के समय पे भी कारण यही रहता है, क्योंकि जो आज तक हमारी एसेट और लायबिलिटीज है वो पुरानी कीमतों पे लिखी हैं। अगर अब तक उनकी कीमतें बढ़ने से कोई फायदा हुआ है तो रिटायर होने वाला पार्टनर चाहेगा कि उसको भी उसका बेनिफिट मिल जाए, इसलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल करके ओल्ड रेशियो में सभी में बांट दिया जाता है, जिससे जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी उसका हिस्सा प्रॉफिट का मिल जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को सभी से ओल्ड रेशियो में चार्ज कर लिया जाता है, क्योंकि अगर जाने वाले पार्टनर का जो हिस्से में कोई लॉस बन रहा है तो उसकी कैपिटल से भी ये घट जाएगा और जस्टिफाइड हिसाब हो जाएगा। इसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायर पार्टनर होता है उसके अकाउंट का या अमाउंट का डिस्पोजल। तो डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो अल्टीमेटली उसका फाइनल सेटलमेंट हमको करना है। या तो कभी कभी कैश में अमाउंट पे कर दी जाती है, नकद राशि दे दी जाती है रिटायरिंग पार्टनर को, या डिसीज्ड पार्टनर के जो वारिस होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उनको। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि फर्म कैश पे नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर जो संस्था होती हैं वो अपने यहाँ आइडल कैश नहीं रखती हैं, वो केवल उतना ही कैश रखती हैं जो उनकी ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, वर्किंग कैपिटल को पूरा करता है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है या किसी की डेथ होती है तो उसकी कैपिटल एक लार्ज अमाउंट होती है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो पार्टनर रह जाते हैं वो इसको अप्रोच करते हैं कि आप अभी पैसा मत लो, हम आपके पैसे को आपका लोन मान लेंगे और आप चाहो तो उस पर ब्याज ले सकते हो। तो अगर पुराने पार्टनर और जाने वाला पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है और जाने वाले पार्टनर है, अगर वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें तब तो वो जैसे कर लेंगे वैसे ही चलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में अंडर द लॉ यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी टर्म एंड कंडीशन पार्टनर्स अपनी सेट कर सकते हैं। प्रोविजन जो एक्ट के हैं वो केवल तभी लागू होते हैं, तभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब या तो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखा नहीं था या उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे एक रूल है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। और ये सेक्शन कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, अगर उसका अमाउंट हमने पे नहीं किया रिटायरमेंट के समय, या डिसीज्ड पार्टनर के जो उत्तराधिकारी हैं उनको हमने उसकी डेथ के समय जब अकाउंट सेटल किया तो कोई पैसा पे नहीं किया, तो इसका मतलब हो गया कि उसका अमाउंट फर्म के ऊपर एक लोन है, और अब जब लोन है तो हम उनको ब्याज देंगे। अब अगर ब्याज तय कर लिया होता तो तब तो वैसे देते, तय नहीं किया तो अब ये प्रोविजन लागू हो जाता है। और ये प्रोविजन कहता है कि अब जो चाबी है वो उनके हाथ में है, गेंद जो है वो उनके पाले में है, जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर के उत्तराधिकारी हैं। वो चाहे तो आपसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ले सकते हैं उस अमाउंट पे जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो अमाउंट उसका रह गया था, या तो वो इस पे ब्याज ले सकता है, या इसके अलावा वो ले सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभों में हिस्सा। और लाभों में हिस्सा कैसे लेगा? लाभों में हिस्सा इस आधार पे लेगा कि जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी तो कैपिटल है ही, और जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, जो पार्टनर रिटायर हो गया था उसका जो लोन अमाउंट है, इसको भी यहाँ पे कुछ समय के लिए कैपिटल ही मान लिया जाता है। कि यानी अगर ये टोटल जो फंड है इसने मिलकर के 10 लाख कमाए, और मान लो कैपिटल दोनों पार्टनर की 2 लाख है, और इसका जो लोन है, इसको मैं कुछ अमाउंट ज्यादा ले लेता हूं, उस पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मान लो इनकी कैपिटल 3 लाख है दोनों पार्टनर्स की जो रह गए हैं, और जो लोन है जाने वाले पार्टनर का वो हमारे ऊपर 1 लाख है। तो अब हम ये रेशो बन गया 3:1 का। तो इस रेशो में ये जो पार्टनर है जिसका लोन है वो कहेगा अगर इसको फायदा लगेगा ब्याज में तो ब्याज लेगा, कैलकुलेट करके देख लेगा, और अगर इसको लगेगा कि इस तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा लेने में फायदा है तो प्रॉफिट का हिस्सा ले लेगा। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अपने प्रॉफिट का हिस्से को कैलकुलेट कर सकता है कि ये अगर इनको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 3:1 में ये बांट सकता है इस पैसे को। 3:1 में बांटेगा तो 1/4 इसके हिस्से में आ जाएगा। 1/4 से चेक कर लेगा कि इसके हिस्से में कितना आ रहा है। अगर मान लो ये 1 लाख था तो 1 लाख का 1/4 यानी कि 25,000 इसके हिस्से में बन रहा है। अब ये चेक करेगा कि प्रॉफिट का हिस्सा तो बन रहा है 25,000 मेरे हिस्से में। अगर मान लो ये 1 लाख में मान रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता, अब ये देखेगा कि मुझे ब्याज कितना मिलता।
अब इसका जो लोन है वो 1 लाख है, इस पे 6% पर एनम का ब्याज यानी कि 6000 बनेगा। तो ये इसको राइट है, ये चाहे तो ये मांग सकता है, ये चाहे तो ये मांग सकता है। तो नेचुरली ये जो ज्यादा होगा वही लेगा, ये प्रॉफिट का शेयर लेगा, और अगले साल चाहे तो फिर ये ब्याज ज्यादा ले सकता है जिसमें इसको फायदा दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का समाप्त हो जाना। तो जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है इसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि जब फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के बीच में डिसोल्यूशन हो जाए, मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर फर्म में आगे पार्टनर ना रहे, तो उसको फर्म का डिसोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फर्म अगर हम ये कहेंगे तो इन बातों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं तो इसका मतलब है पार्टनरशिप आप जानते हैं रिलेशन है, कि जो पुराना रिलेशन है केवल वो खत्म हो रहा है, नया रिलेशन फिर से बन सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म आगे जारी रह सकती है। ये तब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब चेंज इन रेशियो हो, या एडमिशन हो जाए, या रिटायरमेंट हो जाए, या डेथ हो जाए। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो फर्म ही समाप्त हो जाती है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो आवश्यक तौर पे जो पार्टनरशिप है इसका भी डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी। बस इन लाइंस को आराम से पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। आगे देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो ये किस किस तरीकों से हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो सकता है, यानी कि आपसी सहमति से। आपसी सहमति से हो सकता है दो तरीके से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर सहमत हो जाएं, या कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था पार्टनर्स के बीच में, उसके मुताबिक वो रिटायरमेंट, ये उसके मुताबिक वो फर्म का समापन करें। सेकंड होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब मजबूरी बन जाए डिसोल्व करने की। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है कि जब ऑल बट वन पार्टनर, इसका मतलब होता है कि एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो जाएं। जब इंसॉल्वेंट एक को छोड़कर बाकी सब हो जाएंगे तो अब पार्टनरशिप रह नहीं पाएगी, समाप्त करनी पड़ेगी फर्म। इसके अलावा जब बिजनेस फर्म का इलीगल हो जाए, यानी कि अब तक जो वे व्यवसाय कर रहे थे अब तक कानून की नजर में वो लीगल था, लेकिन अभी कोई एक्ट पास किया और जो टाइप का हम बिजनेस करते हैं सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मान लो किसी स्टेट में शराब बनती थी अब तक और हमारी फर्म शराब बनाती थी, अब वहां पे शराबबंदी लागू हो गई तो हमारा बिजनेस इलीगल हो गया, तो अब हमको अपना फर्म समाप्त करना पड़ेगा कंपलसरी। इसके अलावा जब कोई इवेंट, कोई खास प्रकार का इवेंट हो जाए जिसकी वजह से अनलॉफुल हो जाए हमारा बिजनेस करना, तो वो उसकी वजह से भी हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है, फर्म बंद करनी पड़ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट केस हो सकता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसी का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके बारे में अनुमान नहीं था, अचानक कुछ अकस्मात हो गया। जैसे अगर कोई फर्म फिक्स्ड टर्म के लिए बनाई गई थी बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, जैसे मान लो कि हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी कोई फर्म और उसकी टर्म हमने तय की थी कि इतने दिन तक हम इस फर्म को कंटिन्यू रखेंगे और वो टर्म अब एक्सपायर हो गई है, वो समाप्त हो गई है, तो हम इस फर्म को बंद कर देंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स, एक या एक से ज्यादा वेंचर्स के लिए हमने बनाई हो फर्म, यानी कि कोई वेंचर हमने लिया था कि हम पर्टिकुलर ये जो फ्लाईओवर है ये बनाएगी हमारी फर्म मिलकर के, फ्लाईओवर बन गया तो हमारा जो फर्म है वो भी समाप्त हो जाएगी। बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर भी फर्म बंद हो सकती है। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस समय पे भी बंद हो सकती है। तो ये सर्टेन कंटिंजेंसीज हैं, इनका मतलब ये होता है कि ये इतनी ऐसी सिचुएशंस हैं कि इन पे कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता है, इन पे कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा चाहे तो पार्टनर उसको फर्म को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं, वो चाहे तो कंटिन्यू किसी उसमें कर सकते हैं फर्दर। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कहता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ये तब होता है जब पार्टनरशिप का टाइप हो पार्टनरशिप एट विल,
पार्टनरशिप एट विल दरअसल तय उसी समय हो जाती है जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है तो पार्टनर्स तय कर लेते हैं कि उनकी पार्टनरशिप एट विल होगी कि नहीं होगी। इसकी केवल इतनी खूबी होती है, खासियत होती है जब पार्टनरशिप एट विल होती है कि ये इच्छा पे निर्भर है। जिस दिन कोई पार्टनर अपनी विल जाहिर करेगा कि वे अब हम फर्म नहीं रखना चाहते हैं, तो वो राइटिंग में एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को और फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो है डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। अब तक जो डिसोल्यूशन के टाइप थे ये पार्टनर्स स्वयं कर सकते थे डिसोल्यूशन, और अभी जो केस है ये है जब कोर्ट के आदेश से डिसोल्यूशन हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात नोट करने की ये है कि कोर्ट आदेश देगा तब जब कोई पार्टनर शूट करेगा, कोर्ट में जाएगा, केस करने कोई वाद लेकर के जाएगा और कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये कारण है जिनमें फर्म समाप्त करी जा सकती है कोर्ट के आदेश से। अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसेन हो जाए, वो अपराधी हो जाए, पापी हो जाए, तो बाकी पार्टनर कहें कि भाई अब हम फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो कोर्ट आदेश दे सकता है। इसके अलावा जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज को निभाने में, तो फर्म को आदेश देकर के कोर्ट के द्वारा समाप्त कराया जा सकता है जब पार्टनर वहां पे अप्लाई करेगा कोर्ट में जाकर के। तो इसके अलावा जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाए, दोषी पाया जाए, यानी कि कोई मिसकंडक्ट उसने किया है फर्म में, या तो बाकी पार्टनर्स के साथ बेईमानी की है या जो फर्म का जो शामिल अकाउंट है उसमें कोई प्रॉब्लम की है। इसके अलावा जब कोई पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट करता हो ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसको लगातार ब्रीच यानी कि तोड़ता हो, उसकी अवहेलना करता हो, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है उसके अवहेलना करके वो काम करता है, उसके अगेंस्ट जाकर के काम करता है, तब भी फर्म को बंद कराया जा सकता है कोर्ट के आदेश से। इसके अलावा जब पार्टनर ने किसी ने ट्रांसफर कर दिया हो अपना सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी के पास, देखिए अगर कंपनी के केस में किसी पर्सन के पास शेयर है किसी कंपनी के, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। पार्टनरशिप के केस में ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है और बाकी पार्टनर ऑब्जेक्शन करते हैं तो फर्म को समाप्त कराया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है जब बिजनेस फर्म का ऐसा सिचुएशन बन जाए कि उसको विदाउट लॉस के हम जारी नहीं रख सकते हैं, मतलब अब बिना लॉस के संभव ही नहीं है फर्म को आगे जारी रखना, तो ऐसे केस में भी कोर्ट के आदेश से फर्म को बंद कराया जा सकता है। और ये जो केस थे इनके अलावा अगर अन्य कोई भी सिचुएशन बनती है और उस सिचुएशन को, उस ग्राउंड को जो कोर्ट है वो मानता है कि ये उचित है, फर्म को बंद करना जरूरी है, तो भी कोर्ट आदेश दे सकता है फर्म को समाप्त करने का। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है उसी को डिस्कस करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जब फर्म समाप्त हो जाती है तो उसके सारे अकाउंट्स बंद होने हैं, सारे अकाउंट्स बंद होने हैं, सारी एसेट बेच देनी है, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन इसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है, सबसे पहले देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अगर फर्म को कुछ लॉस होते हैं, ज्यादातर केसेस में जब कोई फर्म बंद होती है, और भी केस हो सकते हैं लेकिन मेजर कॉज यही रहता है कि जब कोई फर्म कंटिन्यूअस लॉसेज में चल जाती है तो उसको बंद करना मजबूरी हो जाता है। लॉसेज के केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले इन लॉसेज की पूर्ति की जाती है फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म के पास कोई प्रॉफिट है तो उनसे इन लॉसेज की पूर्ति की जाती है। अगर मान लो फर्म के कोई प्रॉफिट नहीं है या जो थे वो समाप्त हो गए इन लॉसेज को पूरा करने में, तो उसके बाद नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनमें से इसकी पूर्ति की जाएगी। और उसके बाद भी अगर पूरा नहीं होते हैं लॉस, तो क्योंकि पार्टनरशिप में हम जानते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई है अगर वो पूरी भी यूज हो गई तो पार्टनर के पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उनसे भी पैसा मांगा जा सकता है। पार्टनर को अपने परिवार से, घर से भी पैसा ला के देना पड़ेगा फर्म के लॉसेज की पूर्ति करने के लिए, और इसको ये करेंगे इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस की पूर्ति। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। अब जब फर्म समाप्त होती है तो एसेट को बेचा जाता है, और बेचा जाता है तो उनसे जो फंड मिलता है उसका किस तरीके से प्रयोग होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। सबसे पहले एसेट बेच करके जो थर्ड पार्टीज का पैसा रहता है उसकी पेमेंट होती है बाहरी लोगों की। इसके बाद अगर बाहरी लोगों की सारी पेमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में से अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन को वापस किया जाता है।
जब पार्टनर्स का लोन भी वापस हो जाता है तो उसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो वापस की जाती है, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल पूरी होने के बाद भी फर्म के पास कुछ पैसा बचा रह गया तो उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अब बात आती है प्राइवेट डेट और फर्म डेट की। ये टॉपिक कहां से आया? अभी हम कह रहे थे कि अगर फर्म को बड़ा लॉस हो जाए, यानी कि फर्म को हैवी लॉसेज हो जाए, सारी एसेट बिकने के बाद भी जो लायबिलिटीज उनकी पेमेंट ना हो पाए, तो अब क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसलिए पार्टनर से पैसा मांगा जाएगा कि पार्टनर्स अपने यहां से पैसा लेके आए प्राइवेट प्रॉपर्टी में से, ताकि फर्म के लोन पूरे किए जा सकें। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक समस्या हो सकती है पैदा कि मान लो कोई एक पार्टनर तो घर से समृद्ध है और उसके हिस्से में जो लॉस आया वो लेके चला आया, लेकिन कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी घर की प्रॉपर्टी जो है वो भी लॉस में चल रही है। तो सिचुएशन ये हो सकती है कि उसके ऊपर उसकी जो प्राइवेट एस्टेट है, प्राइवेट संपत्ति है, उसने उस पे अपने प्राइवेट कर्जे ले रखे हैं। अब जो फर्म का कर्जा वो आया 2 लाख उसके हिस्से में, तो फर्म के अकाउंटेंट ने या जो लिक्विडेटर होता है जब फर्म समाप्त होती है उसने कहा कि भी 2 लाख तुम्हारे हिस्से में लॉस आ रहा है, तुम्हारी कैपिटल तो खत्म हो ही गई लेकिन लॉस जो फर्म है वो काफी लॉस में गई है, इसलिए अब तुम्हें 2 लाख प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाना होगा। तो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें से वो पैसा लेने जाएगा। मान लो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी उसके प्राइवेट कर्जों से कम है, तो वो फर्म में भी इंसॉल्वेंट हो गया और वो प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअली भी वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब होगा क्या कि इसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस पे 2 तरह के दावेदार हो जाएंगे। एक तो फर्म पैसा मांगेगी इसकी प्रॉपर्टी में से, दूसरे इसके जो प्राइवेट कर्जदार हैं, किसी से इसने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है प्राइवेट अपने घरेलू कामों के लिए, तो वो कहेंगे कि हमें चाहिए एसेट। तो रूल ये होता है कि इसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहले इसके प्राइवेट लोन को चुकाने में यूज होगी, उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो फिर जो पार्टनरशिप के लोन है उनके लिए यूज की जा सकती है। ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जैसे मान लो इस पे प्राइवेट कर्जे बहुत ज्यादा हैं और प्राइवेट सारी प्रॉपर्टी इसकी यूज हो गई तब भी उसके ऊपर कर्ज रह गया, तो अब ये फर्म में पार्टनर है और फर्म में इसके हिस्से में कोई एसेट है, तो जो प्राइवेट कर्जदार है वो आए फर्म के पास कि भी इसका फर्म में पैसा और हमारा इस पे कर्ज था, इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो सारी समाप्त हो गई, अब इस फर्म के जो एसेट है इसके इनमें से हमें पैसा दे दो ताकि हम अपना कर्जा पूरा कर लें। तो जो फर्म का अकाउंटेंट है वो भी कहेगा यहाँ पे कि देखो भाई जैसे तुमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले प्राइवेट लोन में यूज किया वैसे ही यहाँ पे जो फर्म का लोन है पहले वो पूरा किया जाएगा फर्म की प्रॉपर्टी से। और ये कहा गया है कहाँ पे? सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कहा गया है। तो ये दोनों केस पूरे हो गए। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर कोई एक पार्टनर की इनएबिलिटी यानी कि कोई एक पार्टनर को जो फर्म से लॉस हुआ वो फर्म की सारी एसेट भी बिक गई उसकी और उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी सारी बिक गई और उसके बावजूद भी फर्म का जो लॉस उसके हिस्से में आया था वो पूरा नहीं हुआ। मान लो इसके हिस्से में 2 लाख लॉस आया था, 1 लाख तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ला दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गई और 1 लाख रुपए इस पे अब भी उधार रह गया इसके हिस्से में जो फर्म का लॉस आया है फर्म के समाप्त होने के समय। तो अब बात आती है कि उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि या तो उनका कोई पार्टनरशिप डीड में इस बात का वर्णन था पहले से कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी पार्टनर को फर्म में इतना बड़ा लॉस हो जाए कि उसकी कैपिटल भी समाप्त हो जाए उस लॉस की पूर्ति करने में और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक जाए और फिर भी वो लॉस पूरा नहीं हो पाए, तो अब रूल ये कहता है कि अगर पहले से कोई एग्रीमेंट है इस बारे में कि वहां पे क्या ट्रीटमेंट होगा तब तो जैसे लिखा है वैसे होगा। अगर मान लो इस बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो अब इंडिया में जो रूल अपनाया जाता है वो ये होता है कि अब ऐसा जो लॉस होगा वो कैपिटल लॉस माना जाएगा और उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो गार्नर वर्सेस मरे के केस में जो फैसला आया था उसके अनुसार होगा। गार्नर वर्सेस मरे का जो केस हुआ था इसमें एक कहानी थी, गार्नर ये मरे और विल्किंसन 3 पार्टनर थे। विल्किंसन डूब गया था बुरी तरह से और विल्किंसन का जो पर्सनल लॉस था अब वो गार्नर और मरे का आपस में झगड़ा हुआ कि गार्नर कहता था कि भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बियर करेंगे और मरे कहता था कि हम कैपिटल रेशियो में इसको बियर करेंगे।
तो अब ये कोर्ट में गए और कोर्ट में जस्टिस जेम्स थे। जस्टिस जेम्स ने डिसीजन ये दिया इस केस में कि क्योंकि ये कैपिटल लॉस है और इसलिए कैपिटल रेशियो में इस लॉस को आप दोनों बियर करोगे। अब ये दोनों बियर क्यों कर रहे हैं, ये कहां से आया? पार्टनरशिप के केस में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो पर्सनल भी यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटी भी होती है और सेवरल भी होती है। इसका मतलब होता है कि पार्टनर अपने लोन के लिए तो उत्तरदायी है ही है और जो बाकी दूसरे पार्टनर्स हैं उसके लोन के लिए भी उत्तरदायी, सामूहिक रूप से भी वो उत्तरदायी हैं। इसलिए जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं उनको इसका लॉस जो 1 लाख है वो अपने कैपिटल रेशियो में बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसका फाइनल रह गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फॉलोइंग अकाउंट जब फर्म समाप्त होती है तो ये 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। कोई नया अकाउंट इन 4 के अलावा नहीं बन सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये एसेट को बेच करके उनसे जो पैसा वसूल होता है यानी कि रियलाइज होता है और लायबिलिटीज की जो पेमेंट होती है उसके प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं जब फर्म समाप्त होती है। अकेला अकाउंट रह जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। सारे असेट, सारे लायबिलिटीज के अकाउंट इसमें आके क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद बनाते हैं पार्टनर लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लिए इसमें केवल उसका लोन अकाउंट बनाते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं अगर संभव होती है तो। फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो रखते हैं और इसके अलावा किसी पार्टनर को अब फाइनल जो एडजस्टमेंट हो रहा है अकाउंट्स का, फाइनल जो क्लोजिंग हो रही है अकाउंट्स की, उनमें अगर इसको कुछ मिल रहा है तो इसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं और इससे कुछ चार्ज करना होता है तो इसकी कैपिटल से घटा देते हैं। फिर लास्ट में बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट केवल पैसे का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड को शो करने के लिए बनता है। एक्चुअली ये बैंक अकाउंट क्लोजिंग के समय ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं ये बैंक अकाउंट अपना आप दोनों तरफ से क्लोज हो जाता है और इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचता है। अब रियलाइजेशन जो अकाउंट है ये क्या होता है, जैसा कि भी बताया कि एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिलता है लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं उससे, और इसी मकसद से बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यू पे यहाँ ले आया जाता है। बुक वैल्यू पे यहाँ लाया जाता है कहाँ से? बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितनी भी रियलाइजेबल एसेट थी, खास यहाँ पे ध्यान रखें केवल रियलाइजेबल यानी कि ऐसी एसेट जिनको बेच करके पैसा वसूल होता है उन्हीं को यहाँ पे लाया जाता है, उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है बुक वैल्यू पे। ऐसा करने से सारे एसेट के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं यानी कि जिनकी पेमेंट बाहर की पक्षों को जानी है, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, इवन अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है या किसी पार्टनर के हस्बैंड का लोन है तो वो भी थर्ड पार्टी लोन माने जाते हैं और उन सबको यहाँ ट्रांसफर करके ले आया जाता है। ऐसा करने से लायबिलिटी अकाउंट भी क्लोज हो गए। अब ऐसा करने से फर्म के जितने भी एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट है वो सब क्लोज हो जाते हैं। अब अगला स्टेप होता है जितनी भी एसेट है उनको बेचना शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक। जो पैसा आता है वो एसेट के सामने लिख दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना केवल बाई बैंक लिखेंगे, बाई एसेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एसेट सारी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, अब दोबारा से उनको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जितनी भी लायबिलिटीज उनकी पेमेंट भी करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे और जितना एक्चुअल में पे कर रहे हैं उतना लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है फर्म से तो उस पार्टनर के नाम लिख दी जाती है वो एसेट बाई पार्टनर्स कैपिटल, एसेट टेकन बाई पार्टनर। ठीक वैसे ही अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को अपने ऊपर ले लेता है कि ये लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया जाता है, अमाउंट लिख दी जाती है। अगर रियलाइजेशन में कोई एडिशनल खर्च हुए तो उनके लिए टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। नया कोई अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखें। एसेट और इनको क्लोज करने के बाद बाई बैंक पेमेंट जब इनको पैसा मिलेगा, जब पैसा ये देंगे तो टू बैंक, पार्टनर से एडजस्टमेंट होगा तो बाई पार्टनर कैपिटल या टू पार्टनर कैपिटल। इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। लास्ट में देखते हैं अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट रहता है और प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस होता है और लॉस को भी पार्टनर्स की कैपिटल से ही चार्ज किया जाता है। तो ये इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अब रियलाइजेशन की ये एंट्रीज हैं, इनको केवल आप देख लें, बाद में आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो ये अकाउंट बताया था उसी के हिसाब से ये एंट्रीज सारी की सारी होनी है। ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में कॉमन रूल है, ये सब जर्नल एंट्री के रूल हैं। जब ट्रांसफर करते हैं एसेट को तो सारी एसेट बंद हो जाती हैं, जब एसेट खत्म हो जाती हैं उनको क्लोज करना है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट।
लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, इससे सारी लायबिलिटी क्लोज हो जाएंगी टू रियलाइजेशन। एसेट को सेल करेंगे तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और इसी तरीके से ये एंट्रीज अलग अलग आइटम्स की बनती चली जाएंगी। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं या इस टॉपिक को आप फर्दर रीडिंग के लिए बुक में से इसको रीड करें। सारी एंट्रीज जो हैं ये आप देख सकते हैं, केवल इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बार बार इनको डिस्कस किया जा चुका है। कोई पर्टिकुलर एंट्री होगी तो उसको बाद में आप कमेंट के माध्यम से सामने रखेंगे और उसका जवाब हम देंगे कि ये एंट्री ऐसे क्यों हो रही है। इस तरह